हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जनरल साइंस के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ब्लड वो पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए होता क्या है, हमारे शरीर में जो संवहन ऊतक होते हैं, ब्लड तो होता ही है, उसके साथ साथ लिम्फ होता है यानी कि लसिका। और और कौन सा ऊतक होता है? संवहन ऊतक। एक होता है ऊतक द्रव्य यानी कि टिश्यू फ्लूइड। ये तीन जो है हमारे शरीर में संवहन ऊतक का कार्य करते हैं और यहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जनरल साइंस के तहत आपको पूरे ब्लड की नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको ब्लड के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं और ब्लड जो कि यहां से एग्जाम में बार बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको सही तरीके से तैयारी करनी है तो सही नॉलेज भी आपको होनी बहुत जरूरी है। जब मैं ये वीडियो समाप्त करूंगा तो उसमें मैं करीब 40-45 बहुविकल्प क्वेश्चन वो आपको पढ़ाऊंगा। ब्लड की 3 वीडियो आएंगी अगर आपको डिटेल से अच्छे से समझना है। तो इस 3 वीडियो के बाद आप ब्लड से जो भी क्वेश्चन आता है वो आप तुरंत बना पाएंगे। ब्लड के बारे में से क्वेश्चन बार बार, ब्लड ग्रुप, ब्लड का कंटेंट, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। जैसे कि आपके जो भी कंपटीशन के एग्जाम आ रहे हैं या कोई भी एग्जाम आ रहा है आपका, तो ब्लड का नॉलेज आपको बहुत जरूरी होनी चाहिए क्योंकि साइंस के जो यहां से क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो आइए सबसे पहले मैं एक डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया है, उसको देखिए, उसको समझिए, फिर ब्लड के बारे में पढ़ाते चलते हैं। देखिए सबसे पहले देह तरल यानी कि हमारे शरीर के अंदर बॉडी जो फ्लूइड होता है, एक तो होता है रुधिर यानी कि ब्लड, जो कि आप इस वीडियो के माध्यम में पढ़ेंगे। दूसरा होता है लसिका या लिम्फ। लसिका या लिम्फ दोनों में क्या अंतर होता है वो थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि शरीर के अंदर लिम्फ और ब्लड में क्या अंतर होता है। अब अगर मैं ब्लड की बात करूं तो हमारा ब्लड जो बना हुआ होता है, दो उसका बना हुआ होता है, एक तो प्लाज्मा से मिलकर और एक रुधिराणु से। प्लाज्मा जो है वो ब्लड का 55% भाग बनाते हैं। प्लाज्मा हमारे ब्लड का 55% भाग बनाता है और जो 45% भाग होता है वो रुधिराणु से मिलकर बना होता है। रुधिराणु जिनको हम कनिकाएं भी कहते हैं। तो ये रुधिराणु 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 लाल रुधिराणु, या इसका नाम होता है एरिथ्रोसाइटस। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है एरिथ्रोसाइटस निम्न में से कौन सी कनिकाएं हैं, तो उसका आंसर क्या होता है? आरबीसी। और इसकी संख्या 45 से 50 लाख पर एमएल। 1 एमएल में इसकी मात्रा 45 से 50 लाख के बीच होनी चाहिए आरबीसी की। अगर मैं बात करूं सफेद रुधिराणु की, जिसको दूसरा नाम कहते हैं ल्यूकोसाइटस। ल्यूकोसाइटस, और इसकी संख्या कितनी होती है? 5000 से लेकर 9000। 1 एमएल में इसकी मात्रा 5000 से 9000 होती है। और अगर तीसरी जो रुधिराणु होता है उसे कहते हैं रुधिर प्लेटलेट्स, और इसका नाम होता है थ्रोम्बोसाइटस। और इसकी संख्या शरीर के अंदर होती है 2,50,000। 1 एमएल में इसकी संख्या होती है 2,50,000। तो इस तरीके से 3 तरह की रुधिराणु हमारे ब्लड में होती है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, जो हमारा ब्लड होता है उसमें 55% तो प्लाज्मा होता है और 45% रुधिराणु। रुधिराणु 3 तरह की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का दूसरा नाम पता जरूर होना चाहिए, कंपटीशन में जरूर पूछा जाता है कि निम्न में से एरिथ्रोसाइटस कौन सी कनिका है? कौन सी होती है? आरबीसी यानी कि लाल रुधिराणु। अब अगर मैं श्वेत रुधिराणु की बात करूं, ये श्वेत रुधिराणु भी 2 तरह की होती है। ब्लड के अंदर 2 तरह की श्वेत रुधिराणु पाई जाती है। एक को कहते हैं ग्रेन्युलोसाइटस और एग्रेनुलोसाइटस। ग्रेनुलोसाइटस और एग्रेनुलोसाइटस देखो किसे कहते हैं? इसका दूसरा नाम होता है कनिका में। कनिका में। और एग्रेनुलोसाइटस किसको कहते हैं? अकनिका में। अकनिका में ये होता क्या है, अभी थोड़ी देर में इसी चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा।
इसके बाद अगर मैं कनिकामय की बात करूं, ये 3 तरह की होती है, एसिडोफिल्स या इसका दूसरा नाम होता है इयोसिनोफिल्स। और इसकी संख्या कितनी होती है? 78 से लेके 300 पर एमएल। 1 एमएल में कितनी पाई जाती है? 78 से लेके 300 तक। और अगर मैं बेसोफिल्स की बात करूं, दूसरी जो कनिकामय होती है, डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं हम, वो होती है बेसिलोफिल्स या इसका दूसरा नाम होता है हेटेरोफिल्स। इसकी संख्या होती है 35 से 150। 1 एमएल में इसकी संख्या इतनी आती है। जब ब्लड रिपोर्ट आप अगर देखोगे तो उसकी काउंट में ये रहती है। इसके बाद तीसरी जो होती है कनिकामय, वो होती है न्यूट्रोफिल्स और इसकी संख्या कितनी होती है? 350 से लेके 500 तक पर एमएल। 1 एमएल में इसकी मात्रा इतनी होती है। अगर हम बात करें एग्रेनुलोसाइटस यानी कि एकनिकामय, ये 2 तरह की होती है, लिम्फोसाइटस और मोनोसाइटस। लिम्फोसाइटस और मोनोसाइटस। लिम्फोसाइटस की जो संख्या होती है यानी कि 1500 से लेकर 2500 1 एमएल में। 1 एमएल की बात हो रही है। और अगर मोनोसाइटस कितनी होती है? 200 से लेके 700 एमएल तक। 200 से लेके 700 तक इसकी संख्या होती है 1 एमएल में। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपने जो भी पढ़ा है, ये ब्लड के बारे में आपने पढ़ा है। ये डायग्राम जो भी, इसको अच्छे से लर्न कर लेना चाहिए। देखिए क्या होता है, ब्लड जो है हमारा, ब्लड 2 चीज से मिलकर बना है, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। नंबर 1 प्लाज्मा जो कि 45% भाग बनाता है ब्लड का। नंबर 2 कनिकाएं। कनिकाएं कहते हैं वो, सॉरी, रुद्राणु। रुद्राणु 3 तरह की होती है जो कि 45% भाग बनाता है। तो ये 3 तरह के रुद्राणु कौन कौन से होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अगर मैं डब्ल्यूबीसी की बात करूं, डब्ल्यूबीसी 2 तरह की होती है, एक कनिकामय और दूसरी एकनिकामय। कनिकामय 3 तरह की होती है, आपके सामने है, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। और अगर एकनिकामय की बात करूं, ये 2 होती है, लिम्फोसाइटस और मोनोसाइटस। ये एक पूरे ब्लड का कंटेंट हो गया। लेकिन अब आपको सबसे पहले रुधिर में, यहां से बहुत सारे कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, अब आपको ब्लड अगर अच्छे तरीके से तैयार करना, कंपटीशन में जरूर आएगा क्वेश्चन इसका। आप देखिए, आपको पता होना चाहिए ब्लड और लसिका में क्या अंतर होता है। चलिए ब्लड और लसिका में अंतर देख लेते हैं, क्या अंतर होता है ब्लड और लसिका में। देखिए, अगर मैं बात करूं लसिका यानी कि लिम्फ की, यह लसिका तंत्र का निर्माण करती है। लसिका है तो लसिका तंत्र बनाएगी, और ब्लड है, रुधिर है, तो क्या बनाता है? परिवहन तंत्र। तो परिवहन तंत्र की बात होगी तो रुधिर की बात हो रही है, और अगर लसिका तंत्र की बात रहेगी तो लिम्फ की बात हो रही है। अब दूसरा अंतर क्या होता है? नंबर 1, इसमें CO2 की मात्रा अधिक होती है। इसमें, इस द्रव में CO2 की मात्रा अधिक होती है, इसमें CO2 की मात्रा कम होती है। रुधिर में CO2 की मात्रा कम होती है, ठीक है ना। तीसरा अंतर क्या होता है? जो लसिका होती है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, लेकिन ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। देखो उल्टा होता है, इसमें CO2 की मात्रा ज्यादा रहेगी लसिका में, इसमें कम रहेगी ब्लड में। लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में ज्यादा रहेगी और O2 में और लसिका में कम रहेगी। इसी तरीके से उपापचय पदार्थ अधिक होते हैं लसिका में। उपापचय पदार्थ जो भी होते हैं, उपापचय पदार्थ जैसे कि कौन कौन से उपापचय पदार्थ होते हैं? जैसे ग्लूकोज है ना, और तुम्हारे अमीनो अम्ल। ये उपापचय पदार्थ जो भोजन में हमारे पाचन के दौरान बनते हैं, वे उपापचय पदार्थ होते हैं। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, तो ग्लूकोज की मात्रा। या प्रोटीन से क्या बनता है? अमीनो अम्ल। तो वे उपापचय पदार्थ किसमें अधिक होते हैं? लसिका में। इसमें उपापचय पदार्थ कम होते हैं। और अंतर देखिए, लसिका में हम लिखते प्रोटीन की मात्रा कम होती है, लसिका में प्रोटीन की मात्रा कम होती है, जबकि ब्लड में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका अंतर लसिका में और जो रुधिर है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अंतर ये होता है, इसमें आरबीसी अनुपस्थित होता है, ये इंपॉर्टेंट। और आरबीसी के कारण ही तो ब्लड का रंग लाल होता है, आर का मतलब रेड, इसलिए इसका रंग लाल नहीं होता लसिका का। लसिका का लाल रंग नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं होती, जबकि ब्लड में आरबीसी की संख्या, आरबीसी उपस्थित होती है, इसलिए ब्लड लाल होता है। तो याद रखना कि आरबीसी अनुपस्थित होता है लसिका के अंदर, जबकि
हाँ, आरबीसी अनुपस्थित होता है लिम्फ में और रक्त में पाया जाता है। इसमें डब्ल्यूबीसी अधिक होते हैं। अगर हम बात करें लसिका की यानी कि लिम्फ की, तो उसमें डब्ल्यूबीसी अधिक होती है और इसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या रक्त में कम होती है। ठीक है ना, ये याद रखना। इसमें लिम्फोसाइटस संख्या में अधिक होते हैं और इसमें न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या ब्लड की आप कहीं भी तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि ब्लड में और लसिका में जब अगर आप अंतर देख रहे हैं तो लिम्फोसाइटस होता है किसमें अधिक, लसिका में, जबकि ब्लड में न्यूट्रोफिल्स ज्यादा होते हैं। इसमें पोषक पदार्थ कम होते हैं, इसमें पोषक पदार्थ कम होते हैं, इसमें अधिक होते हैं पोषक पदार्थ। और देखिए ये अंतर आ गया, यह रंगहीन होता है। लसिका कैसी होती है, रंगहीन, जबकि उसमें डब्ल्यूबीसी होती है तो इसलिए इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। और लसिका छना हुआ रुधिर है, अगर उसमें से कणिका निकाल दिए, आप फिर समझिए मेरी बात, अगर ब्लड में से कण निकल जाए और फिर प्लाज्मा प्लाज्मा रह जाए तो वो लसिका कहलाता है। ठीक है, आया समझ में? कुछ ही कणिकाएं आए बस, आरबीसी ना हो। अगर आरबीसी हटा दे तो आरबीसी के कारण ही तो ब्लड लाल होता है, इसलिए लसिका कैसी होती है, रंगहीन, और ब्लड कैसा होता है, लाल रंग का। और लसिका छना हुआ रुधिर है और रुधिर ही एक तरल संयोजी ऊतक है। ये हो गया लसिका में उसमें अंतर। अब आप मेरी बात समझिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था रुधिर हमारे दो कंटेंट से मिलकर बना हुआ है, प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा की अगर मैं बात करूं 55% भाग रुधिर का बनाता है प्लाज्मा। तो आइए प्लाज्मा के बारे में भी, प्लाज्मा में क्या क्या होते हैं प्लाज्मा समझ लेते हैं। प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से भाग उपस्थित होते हैं, चलिए देख लेते हैं प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं। चलिए देखते हैं प्लाज्मा में कौन कौन से भाग होते हैं, ये देख लेते हैं अब प्लाज्मा के बारे में। सबसे पहले थोड़ी सी रुधिर के बारे में भी बात जान ले रहे, प्लाज्मा अभी समझेंगे, पहले थोड़ा सा रुधिर के बारे में समझ लेते हैं। देखिए रुधिर की अगर हम बात करें, ब्लड, देखिए ये देखिए ब्लड, सबसे पहले नॉर्मल बात, ब्लड जो होता है यह लाल रंग का अक्षारीय होता है। ब्लड जो होता है वो लाल रंग तो होता ही होता है, साथ के साथ इसका माध्यम कैसा होता है, अक्षारीय। चलिए माध्यम की बात अगर मैं करूं, माध्यम से आप माध्यम समझिए, माध्यम क्या होता है, पीएच, पीएच से माध्यम ज्ञात करता है। अगर पीएच 7 होती है किसी भी जगह या किसी भी तरल की या किसी भी पदार्थ की, तो तब हम उसको माध्यम को उदासीन कहते हैं, उस माध्यम को हम क्या कहेंगे, उदासीन। लेकिन अगर पीएच का मान 7 से कम होता है, 7 से कम, तब उस माध्यम को हम कहते हैं अम्लीय। लेकिन अगर 7 से अधिक हो जाए, 7 से अधिक, तब उस माध्यम को हम कहते हैं अक्षारीय। ठीक है ना? तो देखिए ये 7 से थोड़ा सा अधिक है, 7.4, इसलिए कैसा होता है, हल्का अक्षारीय। ठीक है ना? शरीर भार का जो 7% से 8% होता है, ब्लड में जो शरीर होता है, पूरा शरीर का जितना भी भार रहता है उसका 7 से 8% भार किसका होता है, रुधिर का होता है। ठीक है ना? और वयस्क, अगर वयस्क की बात करें, वयस्क शरीर में इसकी मात्रा 5 से लेकर 6 लीटर तक होती है। वयस्क, अगर वयस्क मनुष्य है तो इसके लिए इसकी मात्रा रहेगी 5 से 6 लीटर। स्त्रियों में कुछ कम होता है, अगर मनुष्य में आधा लीटर का अंतर होता है, यानी कि पुरुष में आधा लीटर ज्यादा होता है और स्त्री में आधा लीटर कम होता है। नेक्स्ट, इसका अध्ययन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, रक्त विज्ञान तो कहते ही हैं हिंदी में, लेकिन हिमेटोलॉजी, रक्त विज्ञान का अध्ययन हम किस विज्ञान के अंतर्गत कहते हैं, हिमेटोलॉजी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है, उसको कहते हैं हम हिमेटोलॉजी। उत्पत्ति की अगर बात करें, जब भ्रूण होता है, छोटा भ्रूण होता है, यानी कि 3-4 माह का ही बच्चा रहता है, तो वहां ब्लड का निर्माण किससे होता है, देखिए कौन कौन से, मेसोडर्म से होता है, भ्रूणीय मेसोडर्म से ब्लड का निर्माण होता है, यानी कि भ्रूणीय मेसोडर्म की कोशिका ही ब्लड का निर्माण करती है।
अब रुधिर के गुण देखिए, श्यानता कितनी होती है रुधिर की? 4.7। इसका मतलब हुआ आसुत जल से 5 गुना होती है, 4.7। पीएच मान अभी मैंने बताया 7.4, थोड़ा सा अक्षारीय। रंग कैसा होता है ब्लड का? चमकीला लाल। और मानव शरीर में कुल रुधिर कितना होता है? टोटल 6.8 लीटर, यानी कि नॉर्मली 5-6 तो होता ही है, लेकिन अगर बात करें 6.8 लीटर। अब बात करते हैं हम प्लाज्मा की। देखिए मैंने अभी आपको बताया था ब्लड का 55% भाग प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। तो प्लाज्मा में क्या क्या चीज होती है, आइए अब मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। अगर हम बात करें प्लाज्मा की, प्लाज्मा में 90%, करीब 90, 91 या 91 या 92% तो होता है जल। बाकी जितने बचे करीब 7% होती है प्रोटीन, 7% इसके अंदर होते हैं प्रोटीन। और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, प्रतिजामन होता है, घुलनशील गैसें होती हैं। ये आपके प्लाज्मा में ये चीजें उपस्थित होती है। अगर हम बात करें जल को तो सबको ही पता है। प्रोटीन की बात, करीब करीब प्लाज्मा में 70 प्रकार की प्रोटीन उपस्थित होती है। कितने प्रकार की होती है? 70। मेन आपको 4 ही याद रखनी है, मैं थोड़ी देर में उन चारों के नाम आपको बताऊंगा जहां से क्वेश्चन बनते हैं। प्रोटीन जो है 4 प्रकार की मेन जो होती है, जैसे कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये थ्राम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये 4 प्रकार की जो प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में उपस्थित होती है। मेन वैसे तो 70 होती है, लेकिन मेन 4 जहां से क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन सी बताई मैंने? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन, थ्राम्बिन। आइए अभी थोड़ी देर में अभी बताऊंगा मैं। अकार्बनिक पदार्थ की अगर बात करूं, अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनके लवण, तो वे अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ जो हम भोजन में जो हमारे कार्बनिक यौगिक उपस्थित होता है, पोषक पदार्थ जैसे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये जब बदल जाते हैं ना, पाचन हो जाता है, जैसे कि अमीनो अम्ल, ये कार्बनिक पदार्थ भी हमारे कहाँ उपस्थित होते हैं? प्लाज्मा में। प्रतिजामन, प्रतिजामन ये 2 प्रकार के प्रतिजामन इसमें आप पढ़ेंगे प्लाज्मा के अंदर। तो एक होता है एंटी ग्लोबुलिन, और हिपेरिन। आगे आएंगे, आगे भी पढ़ेंगे आप। ये 2 प्रकार के प्रतिजामन होते हैं जो कि ब्लड को जमने नहीं देते। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे पढ़ेंगे। घुलनशील गैसें, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा को हमारा भाग होता है उसमें 3 तरह की घुलनशील गैसें आप पढ़ेंगे। एक ऑक्सीजन, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरी नाइट्रोजन। ठीक है ना? ये मैंने प्लाज्मा का भाग लिख दिया। जल कितना होता है? 90 से 92% जल होता है प्लाज्मा के अंदर। अकार्बनिक पदार्थ 0.9%। प्लाज्मा की प्रोटीन 7%। देखिए कौन कौन से? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, है ना, प्रोथ्राम्बिन, वो भी आएगी इसमें। और अन्य कार्बनिक पदार्थ 1.2%। इस तरीके से ये प्लाज्मा, ब्लड का प्लाज्मा मिलकर बना हुआ होता है। आइए प्लाज्मा के बारे में थोड़ी सी और बातें जानते हैं। प्लाज्मा, देखिए प्लाज्मा में क्या होता है? यह पीला अक्षारीय द्रव है जिसकी पीएच होती है 7.4। प्लाज्मा की बात हो रही है। प्लाज्मा में 91 से 92% जल, 7% प्रोटीन, 0.9% अकार्बनिक पदार्थ, 1% ग्लूकोज व अन्य कार्बनिक पदार्थ थोड़ी मात्रा में होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन अभी बताया मैंने, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये 4 प्रकार के मुख्य प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन, जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्य होता है और यहां से लगातार आपसे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपसे बार बार इसी बात पे चर्चा कर रहा हूं कि अगर कोई टॉपिक आपको पढ़ना है तो उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं आपसे। तो मैं आपको ब्लड का पूरी डिटेल पढ़ा रहा हूं और ये 3 पार्ट में पूरा होता है ब्लड। और उसके बाद में बहुविकल्प क्वेश्चन वे बनाऊंगा जो लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ब्लड अच्छे से समझेंगे आप। ब्लड में मेरा पार्ट चल रहा है प्लाज्मा पे। तो प्लाज्मा समझिए और क्या होता है। प्लाज्मा देखो, एल्बुमिन क्या काम करती है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, एल्बुमिन रुधिर के दाब को निर्धारित करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए रुधिर का दाब यानी कि प्रेशर कौन निर्धारित करता है, तो वो प्लाज्मा की जो प्रोटीन होती है एल्बुमिन। ग्लोबुलिन का क्या काम होता है? एंटीबॉडी के समान काम करती है। अब एंटीबॉडी समझिए, हम जब भी कोई हमारे ब्लड में कोई बैक्टीरिया या वायरस आ जाता है तो जो ये
ग्लोबुलिन होती है जो उसको नष्ट करने का काम करती है। इस तरीके से क्या होती है, ग्लोबुलिन्स का काम करते हैं एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी का मतलब है बाहर से जो बैक्टीरिया या वायरस हमारे ब्लड में आए हैं तो उसमें प्लाज्मा में जो उपस्थित होती है प्रोटीन ग्लोबुलिन्स जो एंटीबॉडी तैयार करती है उसका और उसे मारती है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एंटीबॉडी का काम कौन करती है तो उसका आंसर क्या रहेगा, ग्लोबुलिन। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन दोनों रुधिर का थक्का जमाती है, रुधिर का थक्का दोनों जमा देती है। अगर आपसे पूछा जाए फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्राम्बिन रुधिर का थक्का जमाने वाली कौन सी प्रोटीन होती है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। रुधिर का थक्का जमाने में जो भी ऑप्शन में आपको फाइब्रिनोजन दिखाई दे या प्रोथ्राम्बिन दिखाई दे तो आंसर दोनों ही ठीक होते हैं। ठीक है, अगर किसी एक का नाम दिया तो एक पे निशान लगा देना। अब बात करेंगे, ये तो हुआ प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन की बात। प्लाज्मा के अंदर और होते हैं लवण यानी कि साल्ट, इसे भी समझिए। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन के क्लोराइड। देखिए आपको क्या समझना है ये समझिए बस आप। देखिए अब आप ये समझिए लवण की बात हो रही है। अगर हम बात करें Na प्लस सोडियम की, पोटेशियम K प्लस, कैल्शियम Ca2 प्लस, आयरन Fe2 प्लस, ये दो होती है धातु। इनके क्लोराइड, क्लोराइड को कहते हैं Cl पे 1 माइनस। बाइकार्बोनेट HCO3 को कहते हैं बाइकार्बोनेट। सल्फेट SO4 इस पे 2 माइनस, इसे कहते हैं सल्फेट। और फास्फेट PO4 इस पे भी 2 माइनस। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, कौन कौन से लवण उपस्थित होते हैं प्लाज्मा के अंदर। देखिए आप, सोडियम क्लोराइड, ये प्लस वाले को माइनस वाले के साथ बोलिए कि NaCl, इसको क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड, ये इसका अनुसूत्र होता है। देखिए आपसे कंपटीशन में ये भी पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा लवण प्लाज्मा में उपस्थित होता है। आपने याद किया हुआ है सोडियम क्लोराइड, लेकिन ऑप्शन में अगर आपको मिले कि निम्न में से कौन सा सोडियम क्लोराइड का सूत्र है तो आपके सूत्र भी बनाने आने चाहिए। देखिए ऑप्शन में तो चलो मिलेंगे आपको, जैसे NaCl, या वहां लिखा हुआ मिले Na2Cl, या लिखा हुआ मिले NaCl2, या लिखा हुआ मिले D। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको अगर देखने को मिलते हैं तो D, अगर मैं D की बात करूं वहां मिले Na3Cl। तो कैसे पहचानेंगे कौन सा NaCl है, ये यहां से पहचानेंगे। देखिए कैसे, ऑप्शन में तो ये भी पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सोडियम क्लोराइड है जो कि प्लाज्मा में उपस्थित होता है, ना नाम दिया, इस तरीके से अणुओं के नाम दिए, तो फिर कैसे पहचानेंगे आप। देखो कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं। तो आपको क्या समझना है, Na पे 1 प्लस है, Cl 1 माइनस। देखो Na प्लस तो सेम आयन आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो क्या बनेगा NaCl। इसी तरीके से Na को बाइकार्बोनेट के साथ लिखे NaHCO3, इस पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल हो गया तो फार्मूला क्या बना NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर Na को SO4 के साथ लिखे, अब तो आप समझ गए होंगे Na पे 1 प्लस है, SO4 पे 2 माइनस, तो इसके अब सेम आयन तो है नहीं, तो ये कैंसिल नहीं होने के, तो क्या रहता है ये दो तो आ जाएंगे Na पे, तो Na हो जाएगा 2 और SO4 पे आ जाएगा यो एक अणु, SO4 का एक अणु। तो Na2SO4 का फार्मूला ये होता है, ना कि NaSO4। ऐसे ही मत लिखना। अगर आपको पॉजिटिव पता, इसके चार्ज इसके ऊपर, इसके चार्ज इसके ऊपर, इस तरीके से। देखिए सोडियम फास्फेट, सोडियम फास्फेट, सोडियम फास्फेट कैसे लिखा जाएगा, Na पे 1 पॉजिटिव है और SO4 पे 2 माइनस है, तो देखिए ये दो तो यहां जाएंगे तो Na2, इसका आयन इस पे और इसका आयन इस पे, और SO4 का 1। इस तरीके से आप बोल सकते हैं कौन कौन से लवण होते हैं प्लाज्मा में घुले हुए, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम फास्फेट। इसी तरीके से पोटेशियम के साथ बोल दीजिए, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम फास्फेट। इसी तरीके से कैल्शियम के साथ, लेकिन यहां हमने एक ही उसमें लिख दिए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन के क्लोराइड, यानी कि आप इसके साथ बोल रहे हैं इसको सोडियम क्लोराइड, बार बार अलग ना बोल के बस एक ही बार में। ये वास्तव में इस रूप में होते हैं जो मैं फार्मूले लिख रहा हूं। देखो कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, हर तरीके से क्वेश्चन के लिए तैयार रहना चाहिए आपको। क्वेश्चन में अगर दिया निम्न में से कौन सा लवण प्लाज्मा में उपस्थित होता है, ना नाम दिया, फार्मूला दिया, फार्मूला दे दिया कैल्शियम फास्फेट,
दो तीन फार्मूले दे दिए तो फार्मूले में पता भी तो होना चाहिए इनका कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो मैं जो बताया इस तरीके से। अब अगर बात करूं प्लाज्मा में और क्या होता है, कार्बनिक यौगिक। कौन कौन से कार्बनिक यौगिक होते हैं प्लाज्मा में? ग्लूकोज। देखो जब हम भोजन करते हैं, अब आप ये भी समझिए, थोड़ा सा इस बात पर भी ध्यान दीजिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कंपटीशन का अगर आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा हल्का सा ही डिटेल में जाके पढ़िए, और आपसे कहीं से भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब मैं आपको इस लेसन के बाद बहुविकल्प क्वेश्चन पूछूंगा तो देखना आप तुरंत बना पाएंगे। अब आप समझिए यह क्या कह रहा है, कार्बनिक यौगिक। कौन कौन से कार्बनिक यौगिक होते हैं हमारे प्लाज्मा में, ब्लड के प्लाज्मा में? ग्लूकोज, वसा अम्ल, विटामिन, ग्लिसरॉल। समझ रहे हो क्या है? नहीं समझे, मैं समझा देता हूं। देखिए हमारे भोजन में कौन कौन से पोषक पदार्थ होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन होता है, प्रोटीन, विटामिन होती है, ठीक है ना, और वसा, जल भी होता है, खनिज लवण भी होते हैं। लेकिन मैं इन चारों की बात करूं, अगर ये कार्बनिक यौगिक है यानी कि इनके अंदर कार्बन होता है। अब आप समझिए ब्लड, ये बड़े बड़े अणु होते हैं इनके, सपोज करो ये बड़े बड़े अणु होते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो बड़े बड़े अणु होते हैं, जब इनका पाचन होना शुरू हो जाता है ये छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको ब्लड में जाना होता है और ब्लड से फिर ये कोशिका में चले जाते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट टूटेगा जब पाचन होता है हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज में। तो अगर आपसे पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर्स कौन होते हैं तो क्या कहेंगे? ग्लूकोज। तो इसलिए क्या आया ये ब्लड में? ग्लूकोज। ऑप्शन में अगर आपको कार्बोहाइड्रेट दिखाई दे, नहीं उत्तर मत लगाना, उत्तर क्या आएगा? ग्लूकोज। क्योंकि जब ये बड़े से छोटे छोटे अणु में टूट जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए काय में टूटे? ग्लूकोज में। तो इसलिए क्या उपस्थित होता है? ग्लूकोज। वसीय अम्ल, ये कहां से मिलते हैं? वसा। वसा से क्या बनता है? वसीय अम्ल। जब इनका पाचन होता है तो क्या में टूट जाता है? वसीय अम्ल में। अब ब्लड में आएंगे विटामिन, विटामिन भी आ जाएंगे। प्रोटीन, प्रोटीन काय में टूटेगी? एमिनो अम्ल में। काय में टूटेगी? अमीनो अम्ल में। और अमीनो अम्ल भी छोटे छोटे से, तो इसमें अमीनो अम्ल भी। ग्लिसरॉल ये भी वसा अम्ल से प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ब्लड में नहीं ना होकर किस रूप में होती है? ये इस रूप में, अमीनो अम्ल में, क्योंकि पाचन हो जाता है। तो इसलिए ये कार्बनिक यौगिक होते हैं प्लाज्मा में उपस्थित। ये सारे प्लाज्मा चल रहा है अभी, ब्लड का भाग प्लाज्मा। अब उत्सर्ज्य पदार्थ, अब इस उत्सर्ज्य पदार्थ को समझिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से भी, लगातार कंपटीशन में यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए समझिए, जब हमारे शरीर में पाचन हो जाता है तो उसके साथ कुछ हानिकारक प्रोडक्ट भी हमारे शरीर में बनते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, एमिनो अम्ल। ये हानिकारक पदार्थ बनते हैं और इनको शरीर से निकालना बहुत आवश्यक होता है। अगर कहीं भी कंपटीशन में आपको मिले कि मनुष्य किस चीज का उत्सर्जन करता है तो उत्तर रहेगा यूरिया का। इसका मतलब मनुष्य यूरियोटिलिक होता है, यूरियोटिलिक। समझ में आया? मनुष्य कैसा होता है? यूरियोटिलिक, यानी कि यूरिया का उत्सर्जन करता है। यूरिया कभी कभी फार्मूला भी पूछ लिया जाता है, NH2CONH2, ये यूरिया होता है। और यूरिया के बारे में एक खास बात याद रखना, यूरिया वही पहला कार्बनिक यौगिक है जो प्रयोगशाला में बनाया गया था। बर्जीलियस ने जैव सदृश सिद्धांत में यह कहा था कि अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, लेकिन वोहलर नामक वैज्ञानिक ने अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया बना दिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि वह कार्बनिक यौगिक कौन सा है जो अकार्बनिक यौगिक से सर्वप्रथम प्राप्त किया गया, कौन सा है? यूरिया। अब यूरिया का फार्मूला क्या होता है? NH2। जब कोई बात आ जाती है बताना पड़ता है थोड़ा सा, तो याद रखना यूरिया का फार्मूला ये भी होता है। तो ये आप क्या पढ़ रहे हैं? प्लाज्मा के कंटेंट, प्लाज्मा किस किस चीज से मिलकर बना, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए प्लाज्मा में प्रतिजामन पदार्थ होते हैं जिसे कहते हैं एंटीकोगुलेंट्स। अब इसमें सबसे पहले एंटीथराम्बिन और दूसरा होता है हिपेरिन। ये रक्तवाहिनियों के अंदर जमने को रोकते हैं। क्या करते हैं? रक्तवाहिनियों को अंदर जमने से रोकते हैं। एंटीथराम्बिन क्या होता है? जो प्रोथ्राम्बिन होता है, प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन, अभी मैंने पीछे पढ़ाई थी, प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन होती है। एंटीथराम्बिन क्या काम करता है? इसे प्रोथ्राम्बिन
यहाँ से थ्राम्बिन अलग कर देती है और यही रक्त का थक्का जमाने में काम आती है, यही रक्त का थक्का जमाने में काम आती है। और हिपेरिन, कहीं भी ऑप्शन में मिले कि ब्लड का रक्त का थक्का जमाने में कौन सी प्रोटीन काम आती है, तो वो होते हैं एंटीथ्राम्बिन और हिपेरिन। याद रखना, हिपेरिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अघुलनशील गैस है, मैंने आपको बताई थी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन यानी कि O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन N2। ये घुलनशील गैसें भी प्लाज्मा में उपस्थित होती है। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि कोलेस्ट्रॉल हमें कहां से प्राप्त होता है, मक्खन से, घी से, ठीक है ना, यहां से, यानी कि तेल, तली हुई चीजों से, जहां तेलीय चीज होती है उससे हमें कोलेस्ट्रॉल मिलता है। कोलेस्ट्रॉल अनुसूत्र इंपोर्टेंट, C27 और H, जो हाइड्रोजन होता है C के तो 27 होता है, हाइड्रोजन के होते हैं 45 OH। अब देखिए OH का मतलब हुआ एल्कोहल, OH का मतलब हुआ एल्कोहल, यानी कि लिपिड सदृश एल्कोहल है, ना तो ये वसा, यानी कि वसा का भी भाग है इसमें और एल्कोहल भी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए निम्न में से कौन सा तत्व लिपिड सदृश एल्कोहल है, देखिए कंपटीशन में तो पूछा जा सकता है लिपिड सदृश एल्कोहल। कुछ ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, यूनिक क्वेश्चन, तभी तो आप कंपटीशन बीट करेंगे। ये तो सभी को पता है, ऑक्सीजन का वाहन कौन करता है, सब एकदम उत्तर दे देंगे, हीमोग्लोबिन। कंपटीशन हुआ नहीं ना। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन, अगर एक भी क्वेश्चन ऐसा आया जो और बच्चे ना बता पाए, आप बता पाए, यही तो कंपटीशन होता है। कंपटीशन ही उन क्वेश्चन से होता है जो और ना जाने आप जाने। तो ऐसे क्वेश्चन जैसे कि अगर कभी कभी कोलेस्ट्रॉल का फार्मूला पूछ लिया तो करीब 90% बच्चे फेल हो जाएंगे, और अगर आ गया तो आपको पता होना चाहिए ये। तो ये यूनिक क्वेश्चन होता है, ये यूनिक नॉलेज होती है जो आपको होनी चाहिए। लिपिड सदृश एल्कोहल, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे लिपिड सदृश एल्कोहल कौन होता है, तो वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की कुछ सामान्य बातें, यह विटामिन डी, स्टेरॉइड हार्मोन, हार्मोन का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें स्टेरॉइड हार्मोन पढ़ाऊंगा कौन कौन से होते हैं। और पित्त लवण, पित्त लवण की अगर मैं बात करूं, लीवर में पित्त बनता है, लीवर में क्या बनता है, पित्त का निर्माण होता है। और पित्त लवण, पित्त लवण कौन कौन से होते हैं, बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डिन, बाइलिवर्डिन, ये पित्त लवण होते हैं, पीले रंग के वर्णक होते हैं, ये पीले रंग का, इस कारण पित्त का रंग पीला होता है। और पित्त लवण का निर्माण भी किससे होता है, कोलेस्ट्रॉल से। अगर शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल ना रहे तो ये तीन चीज नहीं बनेगी। विटामिन डी, विटामिन डी नहीं मिलेगा तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएगी, तो कोलेस्ट्रॉल होना तो जरूरी है, हाँ लिमिट से ज्यादा ना हो। और स्टेरॉइड हार्मोन्स और पित्त लवण, पित्त लवण भी इन तीनों से ही, कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। कोलेस्ट्रॉल से किसका निर्माण होता है, पित्त लवण का, स्टेरॉइड हार्मोन का, विटामिन डी। हुआ नहीं यूनिक क्वेश्चन अगर आए पेपर में कि पित्त लवण का निर्माण किससे होता है, पता चल गया, कोलेस्ट्रॉल। यही तो यूनिक क्वेश्चन है, इसलिए चैप्टर को अगर पढ़ो तो बिल्कुल इस तरीके से पढ़ो कि अगर क्वेश्चन आए तो आप बीट कर जाए, ठीक है ना। और इसकी सामान्य मात्रा रक्त में कितनी होती है, 140 से 200 मिलीग्राम पर 100 ml, 100 ml में इसकी मात्रा इतनी होती है। कुछ एंजाइम व हार्मोन भी रुधिर में पहुंचते हैं, यानी कि प्लाज्मा के अंदर एंजाइम और हार्मोन्स भी उपस्थित होते हैं। ये आपने टॉपिक पढ़ा पूरा का पूरा प्लाज्मा का। तो देखिए प्लाज्मा में आपने क्या पढ़ा, आइए मैं थोड़ा सा, हाँ प्लाज्मा का थोड़ा सा ये पार्ट और बता के ये समझिए। प्लाज्मा, ये ज्यादा थोड़ी सी बातें आपको जाननी, देखिए प्लाज्मा के बारे में थोड़ी सी ये बातें और जानिए आप। ग्लूकोज, देखिए अब आप समझिए, ग्लूकोज की मात्रा सामान्य कितनी होनी चाहिए शरीर के अंदर, 80 से 100 ml तक। कितनी होनी चाहिए, 80 से लेके 100 ml पर 100 ml में इतनी होनी चाहिए। अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो मात्रा अधिक होने पर डायबिटीज हो जाता है, और हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं इसको। हाइपर का मतलब, हाइपर, कहीं भी हाइपर शब्द लिखे तो समझ जाए ज्यादा है, हाइपर का मतलब ज्यादा, और हाइपो, हाइपो का मतलब कम, हाइपो का मतलब कम, हाइपो का मतलब कम, हाइपर का मतलब ज्यादा है। अगर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है इससे तो इससे डायबिटीज हो जाती है, यानी कि शुगर। और अगर कम होता है तो फिर इस रोग को हम क्या कहेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो, हाइपो मैंने कहा नहीं, कहीं भी हाइपो शब्द आए तो कम।
और यूरिया सामान्य कितना होता है 17 से 30 मिलीग्राम प्रति 100। अगर यूरिया की मात्रा बढ़ती है फिर उस रोग को हम कहेंगे यूरेमिया। यूरिया की मात्रा बढ़ने वाला रोग कौन सा होता है? यूरेमिया। ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल, अगर इसकी मात्रा बढ़ती है तो हाइपरटेंशन नामक रोग होता है, यानी कि एकदम हाइपर रहता है, बीपी हाई रहता है और एकदम क्रोध सा आता है, तो ये सब कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। तो हाइपरग्लाइसेमिया। और एल्बुमिन जो कि एक प्रोटीन है प्लाज्मा की, इससे इसकी कमी से होता है हाइपोएल्बुमिनिया। ठीक है ना। प्लाज्मा के कार्य देखिए, क्या क्या कार्य करता है प्लाज्मा हमारे शरीर में। कार्य बहुत ज्यादा है, रुधिर आ जाए या प्लाज्मा आ जाए, कार्य चाहे रुधिर के पूछे, बात एक ही है। परिवहन, यानी कि गैसों का परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है पदार्थों को। रुधिर में द्रव की मात्रा को स्थिर रखता है, रुधिर में द्रव जितना भी द्रव है उसकी मात्रा को स्थिर, क्योंकि बेहतर रहता है। रुधिर की हानि को रोकता है। हानि किससे रोकता है रुधिर की हानि को? ये हिपेरिन पदार्थ जो मैंने प्रतिजामा में बताए थे। प्रतिरक्षा, देखिए मैंने बताया था ना भी एंटीबॉडी बनाता है, तो प्रतिरक्षा का काम भी करता है। रुधिर की पीएच बनाने का काम भी ये करता है, क्योंकि लवण होते हैं। लवण क्या काम करता है? पीएच बनाने का काम लवण ही करते हैं, यानी कि पीएच इसकी रुधिर की सही रहे। ताप वितरण, क्योंकि प्लाज्मा में 90% जल होता है और एक जगह से दूसरी जगह कोशिकाओं में बहता रहता है, इसलिए ताप भी नियंत्रण रहता है। उत्सर्जी पदार्थों को हटाना, मैंने बताया ना अभी उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से बताए, यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, ठीक है ना, इनको शरीर से मूत्र के रूप में बाहर निकालता रहता है। और CO2 का निस्तारण भी ये करता रहता है। इस तरीके से आपने प्लाज्मा के बारे में जाना। आइए थोड़ा सा एक बार मैं रिपीट कर दो, थोड़ा सा हल्का सा इनको जानिए आप। देखिए क्या था, अब आप इनको समझिए। आपने ब्लड, अभी मैंने आपको बताया था ब्लड के दो भाग, प्लाज्मा और रुधिराणु, ये तो पढ़ाया था। इनसे मिलके बना प्लाज्मा 55%, रुधिराणु 45%। क्लियर। और प्लाज्मा किस किस से मिलके बना? अभी आपने पढ़ा जल। प्लाज्मा में क्या होता है? जल होता है, प्रोटीन होती है, 4 प्रकार की मैंने प्रोटीन इसमें पढ़ाई आपको। फिर प्लाज्मा के अंदर और क्या क्या चीज होती है? अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ बता दी मैंने, ठीक है ना। अकार्बनिक पदार्थ बताया आपको। और क्या होता है? लवण होते हैं। इसके साथ साथ कार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। गैसें होती है, गैसें। हार्मोन्स भी होते हैं इसके अंदर, हार्मोन्स। और एंजाइम, कुछ एंजाइम भी इसके अंदर होता है प्लाज्मा के अंदर, ठीक है ना। और भोज्य पदार्थ भी होते हैं जो भोजन के साथ होते हैं। तो ये सारे के सारे प्लाज्मा के अंदर कंटेंट उपस्थित होता है। तो इस तरीके से आपने प्लाज्मा के बारे में पूरा पढ़ा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप रुधिराणु के बारे में जानेंगे। तो थैंक्स जुड़े रहने के लिए।